मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे बिहार के, आपके क्षेत्र के ढेरों लोग बम्बई, दिल्ली, कहाँ काम करें, उन लोगों के दरमियान पैनिक छा गया है कि वो अगर आपके ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है वो शहरी या हिंदुस्तान के निवासी घोषित नहीं किए जा पाए। मैंने इस पर बिल्कुल बारीकी से नज़र बनाए रखी है। ये जब स्पेशल समरी रिवीजन स्टार्ट हुआ उस समय मैं सर्विस में कि बीएलओ का दायित्व है कि फॉर्म है जो आपका वोटर लिस्ट में नाम है, वो चेकलिस्ट 2 प्रति में निकल रहा है, उसमें कुछ नहीं है, नाम डालना है, आधार संख्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और साइन करके आपको दे देना है। बीएलओ ऐप से वो अपलोड कर देगा। आप हर हाल में इसको 26 तारीख तक निश्चित रूप से, अगर आप जीवित हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, मृत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो हर हाल में आप दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप मान के चलिए कि जब प्रकाशन होगा तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। कि इस चीज को आप खाना छोड़ दीजिए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए, काम बंद कर दीजिए, दुकान बंद कर लीजिए, लेकिन इस चीज को आप हर हाल में जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उसका वेरिफिकेशन में साइन करके बीएलओ के ऊपर घेर के चढ़ के उसको बैठा के हर हाल में अपलोड करा लीजिए। दिन भर में मस्जिदों में 5 बार अजान हो रही है, माइक से हो रही है और सारे इलाके के लोग सुन रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए कि मस्जिद में अजान देने से पहले ये बात भी बोल दी जाए कि जिन लोगों ने अपना वोटर आईडी फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर दें, अपनी जरूरियात को किनारे रख करके पहला काम 5 बार बोलेंगे तो क्या समझते हैं कि पूरे इलाके में लोग फॉर्म नहीं भरेंगे? भर सकते हैं। जो भी मंदिर के, मस्जिद के, मठ के, गुरुद्वारा के प्रबंधक हैं, निश्चित रूप से उनको अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि उस पे लोगों का दिमाग और दिल ज्यादा रहता है कि मस्जिद से क्या अनाउंस हो रहा है, मंदिर से क्या अनाउंस हो रहा है। जरूर कोई गंभीर बात है। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। आज से हमने अपने खास एपिसोड राजनीतिक हलचल की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको वैसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेड हसन, जिनका इंटरव्यू लेंगे शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान। हम आपको बता दें कि जेड हसन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव रहे हैं। आज उनसे सीधी बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे पर, राजनीतिक हलचल में डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि भागलपुर के तातारपुर में जिस जगह हम यह इंटरव्यू कर रहे हैं उसका नाम है लेमन बिस्ट्रो, और आप देख सकते हैं कि लेमन बिस्ट्रो में किस तरह इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। अब हम बिना समय गवाए अपना माइक सीधा डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, जो हमारे आज के गेस्ट एंकर हैं, उन्हें देंगे। आप देखते रहिए न्यूज अंग बिहार। अंग बिहार के इस संस्करण का नाम राजनीतिक हलचल है। आज मैं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि हमारे नाथनगर क्षेत्र के जो प्रत्याशी बनने वाले हैं इस इलेक्शन में डॉक्टर जेड हसन, इनसे हम रूबरू हो रहे हैं और आप इनके बारे में अभी इनिशियल आपने सुना ही होगा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको इस शहर के कौन लोग नहीं जानते। इज ए स्मार्ट मैन, और मैं बार बार बोलूँ कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, लेकिन इनके जैसा इंसान जो कि खुद एथलेटिक एसोसिएशन के भागलपुर के वो सेक्रेटरी भी रहे हैं, और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एथलेटिक्स को यानी दौड़ धूप इंसान की सेहत को हमेशा प्राथमिकता देते हुए इन्होंने घोड़े पर चढ़कर लोगों को उत्साहित करके दिखाया कि यू कैन डू। सेहत इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा राज है, तो इस चीज़ को हमेशा ये रहे। और भागलपुर में इनका जो सर्किल है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सर्किल किसी और का होगा, और हर कोई के दिल में उन्होंने अपने जगह बना रखी है।
मैंने अपने से देखा कि इनकी जो गरीबों के सिलसिले से जो ये करते रहे हैं और कोरोना काल में जो कुछ इन्होंने किया है वो वाकई सराहनीय है। आज हम इनसे दो टूक बात करने जा रहे हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहते, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये 97 बैच के इतनी 25-30 साल की सर्विस के बाद इन्हें कौन सी कमी चीज दिखाई पड़ी जिसके चलते ये अब लोगों के, समाज के प्रतिनिधित्व के लिए ये एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आखिर कौन सी चीज की कमी थी जिसको ये प्रतिनिधित्व बंद करके ये उसको पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और न्यूज बिहार जो चैनल है, जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, इनके इनाम साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के कार्यक्रम जो राजनीतिक हलचल इसको आपने ऑर्गेनाइज किया। निश्चित रूप से मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जब योगदान किया और कई दायित्वों में मैंने सरकारी कार्य का निष्पादन किया। मैं बताना चाहता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कई पद, अनुमंडल पदाधिकारी, डायरेक्टर DRDA, अपर सचिव के पद तक मैं अपनी सेवा दी। और इस सेवा काल में जो हमारा सरोकार रहता है बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों का, ये सीधा आम लोगों से रहता है। जब आप प्रखंड में जाते होंगे, आप अंचल में जाते होंगे, अनुमंडल जाते होंगे, जिला जाते होंगे, तो वहाँ पे कोई VIP व्यक्ति आपको कम दिखने को मिलता होगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब गुरबा हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, वैसे लोग जिसमें शिक्षा का अभाव भी दिखता है, जिन्हें ये पता नहीं कि हमें कौन सा काम किस कार्यालय में होने, क्योंकि जब देश संवैधानिक तरीके से चलता है और उसके लिए अलग अलग रूल और एक्ट्स बने हुए हैं, तो उसमें हर आदमी का ये दायित्व होता है कि अपने हिसाब से उस काम को करे। और जब इस खोज में लोग जाते हैं सरकारी कार्यालय, तो आपने देखा होगा कि पदाधिकारियों का रुख, पदाधिकारियों के मिलने का समय, कई ऐसी बाधाएं आती हैं जो आम लोग उसको हर दिन झेलता है। मैं भी उसी जमात से हूँ। मैं भी पदाधिकारी के रूप में लगभग 26 साल सेवा दिया है और इस 26-27 साल की सेवा में मैंने अपने आप को कभी पदाधिकारी नहीं समझा। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि मैं पदाधिकारी के होने के बावजूद जो मेरा एरिया, जो मेरा क्षेत्र हुआ करता था, मैं अपने को वहां तक ही सीमित रखता था। वो भी जब मैं क्षेत्र से बाहर हूँ या अपने कार्यालय में बैठा रहता था, तो मेरी ये सोच थी कि जो सामने आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी हमसे जो मिलने आया, तो पता नहीं ये कितने दिन की तैयारी में आया। पता किया होगा कि SDM साहब कब बैठ रहे हैं, फिर SDM साहब के मिलने का क्या समय है, पता चला एक दिन वो मजदूरी छोड़ के आया है। बहुत तरह की चीज़ों को सोचते हुए पता चला कि वो आए हमारे पास, 4 दिन प्रयास किया, 5 दिन में हमसे मुलाकात हुई। तो मैं कल अगर उसके जगह पे खड़ा हो जाऊँ, अब वो हमारे जगह पे बैठा हुआ हो, तो फिर वैसी परिस्थिति में क्या करना है। तो निश्चित रूप से उसी भाव से मैंने काम किया अपने सेवा काल में। और जहाँ जहाँ मैंने सेवा दिया, आज भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आज भी हमको मिस करते हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 व्यक्ति, बल्कि सार्वजनिक तौर पे आप पता करेंगे, जहाँ जहाँ मैंने सेवा दिया है बिहार के विभिन्न जिलों में मैंने सेवा दिया है और अलग पदों पे दिया है, तो वहाँ पे लोग इस तरह से मिस करते हैं कि जेड हसन साहब थे तो तुरंत बात सुनी जाती थी। रात के 2 बजे भी कॉल हम कर देते तो हमको तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता था। अगर मिस कॉल है तो फिर वो कॉल बैक करते थे। आज तक पूरे सेवा काल में मैंने अपना मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं किया। आप यूँ कहें कि मैंने अपने प्राइवेट लाइफ के ऊपर अपने प्रोफेशनल पब्लिक लाइफ को ज़्यादा प्रेफर किया, जिस कारण से आपने देखा होगा कि हॉलीडे करने जा रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। मैं अपने बच्चों का एडमिशन भी कराया कहीं बाहर, तो मैं नहीं जा पाया। मैंने हमेशा प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया अपने पर्सनल लाइफ में। तो उस जगह भी हम थोड़ा मिस किए और आगे हम नहीं निकल पाए, लेकिन उसका मुझे अफसोस नहीं।
आपने एक बात हमसे सवाल जो किया कि आखिर क्या हुआ जबकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के पब्लिक लाइफ में आने का फैसला लिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में या जो ऑफिसर्स है या जो एक्ट रूल है जो भी सरकार जिससे चलती है तो उसकी अपनी एक मर्यादा है, एक सीमा। आप पदाधिकारी की हैसियत से उस सीमा के बाहर नहीं कर सकते। अब हम लोग जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी होकर किसी काम को कर रहे हैं, विभागीय स्तर के पदाधिकारी को की हैसियत से काम कर रहे हैं। जो आप चाह रहे हैं, जो आपने जमीनी स्तर पे अनुभव प्राप्त किया और उसको आप चाहते हैं कि नहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन आप समय पे उसका सुधार नहीं कर पाते। आप उस तरह से बंधे हो जाते हैं कि ऊपर से जो आदेश आया है उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो जो इतने लंबे समय का मेरा अनुभव हुआ कि नहीं ये सीमा के बाहर जाने से तभी हम इस चीज में सुधार ला सकते हैं, उसके लिए हमें चुनाव लड़ना चाहिए, उसके लिए हमें विधानसभा में जाना चाहिए, विधायिका में होना चाहिए जहां पे कानून बनते हैं। पूरा देश 3 हिस्से में बटा हुआ है, 3 तरह से चलता है। जुडिशियरी मॉनिटर करता है, विधायिका कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जिसमें हम लोग थे, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जहां कानून बनता है, जहां पे बाधाएं, जहां पे असुविधा है, जहां पे लोगों को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए लेकिन कानून में ये बात है और सभी पदाधिकारी, सभी विभाग चूंकि उनको मानना उसका धर्म है, दायित्व है, तो उसमें वो कुछ सुझाव नहीं दे पाए। तो वैसी परिस्थिति में आपको और प्रगति लाने के लिए समाज में, और जिनका हक हिस्सा नहीं मिला है आज भी हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में या देश में कहीं वैसे लोग अभी भी वंचित हैं, जहाँ पे हम लोगों को करने की आवश्यकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ संभव है जब आप विधानसभा में जाए और जब आप लोकसभा में जाए, उसके पहले आप नहीं कर सकते। लेकिन जाने के पहले आपको इस बात का निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए, निश्चित रूप से अनुभव होना चाहिए कि समाज में हो क्या रहा और समाज में किस तरह से लोग रह रहे हैं, उसकी क्या कमियां, उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया, आप एक दिन में सुधार नहीं कर सकते। तो इसके तहत मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपर सचिव के पद को प्रत्याग करूं और सीधा 2025 सामने था, चुनावी मैदान में मैं आऊं। और मैंने चूंकि मेरा गृह जिला भागलपुर है, पूरी परवरिश मेरी यहाँ हुई है, मेरा जन्म स्थल है, तो ऐसी परिस्थिति मैंने नाथनगर को अपना कार्यक्षेत्र चुना और मैंने घोषणा किया 8 तारीख को कि मैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का प्रत्याशी हूँ। इससे पहले भी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से कई लोग एमएलए बनकर के इलेक्ट होकर आए हैं और उपेक्षा के हिसाब से उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं कर पाए। उनकी कमियों को तो आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहते हुए आपने उन मजबूरियों को भी देखा, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप उसमें कुछ और चीज़ करें। क्योंकि पब्लिक तो आपसे उम्मीद है, आपका सर्विस बहुत अच्छा है, पब्लिक में गरीब है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक आपसे अपेक्षा करेगी कि आप जो वो लोग न कर पाए आप कर पाएंगे। हाउ यू फील लाइक, कैसे आप समझते हैं कि आप कर पाएंगे? निश्चित मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने बराबर चर्चा किया, आपका सर्किल, आपका नेटवर्क भागलपुर जिले के संदर्भ में, तो मैं बताना चाहता हूं कि 18 साल से भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और जब भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, निश्चित रूप से शहरी इलाके नहीं बल्कि अधिकांश 90% बच्चे ग्रामीण इलाके के, और इस ग्रामीण इलाके के जब बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो अपनी समस्या ही बताए, मैंने उसका समाधान भी किया। और जब हमको लगता है, मैंने कहीं अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं रखा, मैं भागलपुर जिले में ही अपना इस्टेब्लिशमेंट रखा। जब भी मेरे पास छुट्टी के दिन आए, जब भी हमारे पास फुर्सत के दिन आए, तो मैं लगातार क्षेत्र में घूमा, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, अन्य सभी समस्याएं। तो आप जब गांव के भ्रमण में मैंने देखा कि ये क्षेत्र निश्चित रूप से विकास के दृष्टिकोण से, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षित रहा है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पहले कौन विधायक ने कौन सा काम किया, कौन नहीं किया। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। आप डॉक्टर साहब, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप अपना, आपकी एक क्षमता, आप एक नर्सिंग होम भी चला रहे हैं, शहर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के
जाने माने आप हड्डी के बेहतरीन डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स आप हैं, कौन नहीं आपको पूरे हिंदुस्तान में जानता है। मैं जानता हूं कि नाइजीरिया का पेशेंट भी आपके यहाँ आके इलाज कराता है। लेकिन उसके अलावे आपकी क्षमता यह है कि आप मेडिकल प्रोफेशन के अलावे आपने एक लेमन बिस्ट्रो रेस्टोरेंट आपने यहाँ बनाया, जहाँ कॉन्फ्रेंस होने हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। उसके अलावे कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो या फिर ऑफिशियल इवेंट हो, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। उसके अलावे आप कई और काम कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन के अलावे, तो आपकी क्षमता है कि आप मल्टीफेरियस जॉब में अपने क्षमता को यूज कर रहे हैं। तो इसके पहले ठीक वैसे ही जो हमारे पहले माननीय विधायक चुन के आए, चाहे वो किसी भी दल से आए, वो अपने क्षमता के हिसाब से काम किया। मैं मानता हूं कि मैं उनसे 10 गुना क्षमता से काम करूंगा। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा, बट मेरी जो कैपेसिटी है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी का कारण है कि मैं जिस सेवा में रहा हूं वो कंप्लीट इसी तरह के कामों से जुड़ा हुआ है। जो नए विधायक चुन के आते हैं या जो पुराने विधायक हैं, कई बार ऐसे भी है कि बहुत सारे माननीय हमसे फोन करके पता करते हैं कि इसमें बताइए क्या नियम है, इसको कैसे किया जाए, इस काम करने का क्या तरीका, फिर मैं उनको बताता हूं। तो ये सारी चीजों से मैं अवगत पारंगत हूं। इस काम को किस समय में अगर कोई माननीय विधायक दूसरे क्षेत्र में किसी काम को 1 साल में करेंगे तो मैं उसको 1 महीने में करूंगा, क्योंकि मुझे रास्ता पता है, मुझे तरीका पता है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में या भागलपुर की बात आप करेंगे, कई जगह हमें बिजली की समस्या मिली, हमने ट्रांसफार्मर लगवा दिया। तो विभाग के सरकारी योजनाओं का ही उपयोग कराया गया। ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ किए। सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लगभग 54 योजना, और ये कंप्लीट जन कल्याण के लिए, और इसमें जो पदाधिकारी हैं, जो विभाग है, उसका दायित्व है उस योजना को जमीन को उतारना। लेकिन कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या तो आपको पता नहीं या विभाग के द्वारा शिथिलता है, जिस कारण से लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने कई ऐसे काम, चाहे पीएचडी डिपार्टमेंट के हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हो, रोड्स के हो, या अन्य कुछ भी काम जो मेरे नजर में लगा, और मैंने उसको अपने रिच में ला करके उसको कंप्लाई कराया। बहुत ऐसे ऐसे चीज हैं जिनको मैं कराया। तो मैं जानता हूं अपनी क्षमता को कि मैं अपने क्षमता के हिसाब से 10 गुना गति से काम कराऊंगा। एक सवाल है कि नाथनगर कंस्टिट्यूएंसी जो है, कहा जाता है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री का एक गढ़ है, और ये बात कि हम सभी लोगों को पता है कि बिहार एक लेबर सप्लायर के रूप में उभर गया है कि पूरे हिंदुस्तान में केरला से लेकर जहाँ भी जाइएगा आपको खाली लेबर मिलेगा, तो बिहार का मिलेगा। तो इस पूरे जो आपका जो क्षेत्र परिक्षेत्र है, उससे लोग जो पलायन करके रोजगार के बिना वहाँ चले जा रहे हैं, उनके सिलसिले से कोई चीज़ तो आप सोचे होंगे। लोग आपको वोट देंगे, आपको लोग बुलाएंगे, आपको लोग इलेक्ट करेंगे, तो आप भी तो उन्हें कुछ डिलीवर करेंगे। तो आपके मन में उनके लिए क्या है? देखिए, आपको बिहार में कुछ जगह पे इंडस्ट्री लगी। आपको नाथनगर की स्पेसिफिक अगर हम बात करें, नाथनगर में जैसे हमारे यहाँ पे बुनकर, जो बुनकर हमारे हैं, जैसे वासलीगंज है, गुरेनी है, कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे सिल्क का कारोबार होता है, अब उनको जो संरचना उनके पास है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो निश्चित रूप से वो लोग पीछे हो गए। मैं एक गांव गया हुआ था, लोधीपुर, वासलीगंज, पता चला कि वहाँ बिजली बिल इतना गिरा हुआ है कि लोग दोबारा हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हम पावर लूम चलाएं। तो मैंने विभागीय इंजीनियर से बात किया, एक पत्र भी हमें उपलब्ध कराया गया। उस पत्र में हमने देखा कि वो लाभ शहर के लोगों ने ले लिया, जो शहर के बुनकर थे उन्होंने ले लिया, और जो ग्रामीण इलाके के बुनकर थे वो वंचित रह गए उससे। अब उन पे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का ड्यूज गिरा हुआ है। अब उसको नया कनेक्शन नहीं मिल रहा, सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। तो ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एक ऑप्शन है कि हमारे यहाँ पे स्किल्ड जो मजदूर आप कहिए, स्किल्ड बुनकर कहिए, तो 3-4 पॉकेट ऐसा है जहाँ पे वो लोग बेहतरीन कपड़ा बुन के, इसके पहले एक्सपोर्ट हुआ करता था जर्मनी, अमेरिका, कई जगह पे जाता था यहाँ से। तो वो निश्चित रूप से अभी हमारा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे लोधीपुर का एरिया हो, वासलीगंज हो, पुरैनी हो, निश्चित रूप से वो पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, एक ऑप्शन है। अगर उसको इनरिच किया जाएगा पावर लूम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ किया जाएगा,
और अन्य सुविधाएं दी जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों का रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, एग्रो इंडस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में। एग्रो, आप जैसे मान के चलिए मक्का की खेती होती है, हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ मक्का की खेती होती है, शंकरपुर दियरा है, लद्दीपुर दियरा है, राघोपुर है, लैलक है, नौलखा है, इस इलाके में मक्का की बेहतरीन खेती होती है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री नहीं। अगर वहाँ पे हम मक्का से ओरिएंटेड इंडस्ट्री का वहाँ पे बैठाया जाए, जो हमारे के मक्का यहाँ से हम लोग तैयार करते हैं हमारे किसान, आप ये समझिए कि जिससे पॉपकॉर्न बन रहा है, कई चीजें बनती हैं उससे। अब ये मक्का यहाँ से जा रहा है कलकत्ता, ये यहाँ से जा रहा है हरियाणा, पंजाब, और ठीक वही चीज वहाँ से तैयार होके आता है और उसी चीज को फिर हम लोग खरीदते हैं पॉपकॉर्न के माध्यम से। तो जो हमारे किसान का फायदा होता है, और जो किसान का फायदा और इंडस्ट्री वालों का फायदा, 2000 रुपये कुंटल अगर हमारे किसान मक्का बेचते हैं और वो ठीक वो जब तैयार होके आता है तो ठीक उसका जो कॉस्ट मटेरियल है, मान के चलिए आप उससे पॉपकॉर्न बनाते हैं, आप उससे अन्य चीजें बनाते हैं, तो लगभग 10,000 के आसपास एक कुंटल में फायदा हो जाता है। तो हमारा किसान 8,000 नुकसान सह रहा है। अगर वो इंडस्ट्री यहाँ लग जाती है तो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, साथ ही उसके अलावे जो किसान का रेट है वो भी बढ़ेगा। जहाँ पे किसान 2,000 रुपये में मक्का बेच रहे हैं, वहाँ पे उसको 4,000 रुपया मिलेगा, 5,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो इसको भी हम लोग को डिजिटलाइज करने की जरूरत है। तीसरा चीज जो हम लोग देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में कि सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था काफी कमजोर है। यहाँ पे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि अन्य जिलों में, आप सुपौल चले जाएं, आप मधेपुरा चले जाएं, आप शेखपुरा चले जाएं, बिहार शरीफ चले जाएं, गया चले जाएं, आपको नहर की व्यवस्था मिलेगी। रोहतास चले जाएं, आपको गर्मी के दिनों में नहर में पानी मिलेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का, चाहे नाथनगर ब्लॉक हो, सबौर ब्लॉक हो, जगदीशपुर हो, शाहकुंड हो, अमरपुर हो, कहीं नहर की व्यवस्था नहीं है। जबकि लक्ष्मीपुर डैम है, उसको हम लोग ला सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हुए उस लेवल के मंत्री बने, आपके एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनका किसान के प्रति जो चीज होना चाहिए कि नहीं इसको हम लेके आएंगे, अगर नहर की व्यवस्था हो जाती तो निश्चित रूप से हमारे आज के दिनों में जो किसान वो सिर्फ एक फसल पर फोकस कर रहे हैं, धान, और अगर बड़ी मुश्किल से गेहूं लगा दिया तो 5 मन का बीघा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तीसरे फसल के बारे में तो सोचना ही नहीं, तो ये बड़ा नुकसान। तो नहर की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि हमारा इलाका आगे बढ़े। ये भी मेरे प्रायोरिटी में रहेगा कि सिंचाई की व्यवस्था हो, किसान को सिंचाई मिले, एग्रो ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगे, और साथ ही जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है इंडस्ट्री, चाहे वो बुनकर से रिलेटेड हो या अन्य चीजों से, उसको कैसे फिर इस्टेब्लिश किया जाए। ये 3 पॉइंट से हम चाहेंगे, अगर इसको सुनिश्चित कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का इनकम बढ़ेगा और लोगों की जीवन शैली में भी प्रगति आएगी। इस समय ऐसा लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस 18% GST और फिर जिस तरह से जो हम लोगों का अनऑर्गेनाइज, हम टेक्निकली वो साउंड है लेकिन हम अनऑर्गेनाइज हैं, इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उससे प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर सकें, इसकी उम्मीद मुझे तो नहीं लगती है। इसलिए इस 50 साल में मैं भागलपुर और नाथनगर और उसके सराउंडिंग एरिया में कोई इंडस्ट्री को डेवलप होते हुए नहीं देखा। इसके जो भी कारण छोड़ दीजिए, आज के दिन में जबकि टेक्निकली इतना एडवांस हो गया है, हमारा भागलपुर बिहार का जितना यंग जनरेशन है वो देखता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, टेक्निकल आदमी है, लेकिन यहाँ से पलायन कर चला गया। उस पलायन को रोकने के लिए सिर्फ आपका कॉटेज इंडस्ट्री और आपका वो खेती ये सफिशिएंट नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या चीज़ है जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करें? देखिए, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमारे बच्चे बाहर से टेक्निकल एजुकेशन भी ले रहे हैं। यहाँ पे IT सेल जो होता है, आप हैदराबाद चले जाएं, आप बेंगलोर चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, आप कलकत्ता चले जाएं, जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में निश्चित रूप से हम लोग का इलाका बिल्कुल पिछड़ा है। तो उस तरह का जो IT बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है, जो IT बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए
और जिस तरह के लोग वहाँ पे इस्टेब्लिश करें, नितांत आवश्यकता है इसकी। आप इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि ज़माना अब हो गया आईटी का, और इस आईटी के ज़माने में लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और हमारा कंपटीशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाथनगर के लोगों का कंपटीशन तारापुर के लोगों से है, यहाँ के लोगों का कंपटीशन खलीफाबाद के लोगों से है। क्योंकि आप देखेंगे एक चीज़ और आप मार्क करेंगे कि हम लोग इतना पीछे हैं कि आप अगर कोई आदमी चाय की दुकान खोलता है कहीं पे, तो पता चला 10 आदमी एक महीने में 10 लोग चाय की दुकान खोल लिया। कोई लिट्टी की दुकान खोला तो 20 आदमी लिट्टी की दुकान खोल लिया। तो ये निश्चित रूप से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि उसको लगता है कि इसी चीज़ का कस्टमर है। आपने बताया, और जो बड़े बड़े लोग हैं जिसको आईटी का नॉलेज है, निश्चित रूप से यहाँ पे उस तरह का इंस्टीट्यूट, उस तरह का फील्ड में आने की आवश्यकता है। लोगों के पास सब कुछ है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि लोग यहाँ पे आते क्यों नहीं, सबसे बड़ी समस्या आते क्यों नहीं। तो 2-3 बिंदु है जिस कारण से लोग आने से अवॉइड करते हैं हमारे भारत। एक तो कम्युनिकेशन का भी इशू होता है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। आप देखेंगे कि जिस भी जगह में, जिस भी स्टेट को आगे ले जाया गया, जो डेवलप्ड स्टेट कहलाता है, तो 3 चीज पे बड़ा प्रायोरिटी से फोकस किया गया। सबसे पहला कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो, आप जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं उसके लिए एयरपोर्ट होना जरूरी है। कोई भी आदमी, आज आप समझ लीजिए यहाँ पे कि आप यहाँ कोई बीमार हो जाए, आपके पास नहीं है, आपके पास एयर एम्बुलेंस, क्या आप उसको भेज पाएंगे? तो उसके लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। तो एयरपोर्ट मस्ट होनी चाहिए, ताकि बाहर के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लगे कि नहीं, यहाँ पे आईटी का हम सेटअप तैयार करें और यहाँ पे लोगों को इम्प्लाई भी करें। और यहाँ के जो बच्चे टेक्निकल डिग्री लेके दिल्ली के कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या अन्य जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यह अपॉर्चुनिटी तो हमारे यहाँ है। तो कम्युनिकेशन में हम लोग बिल्कुल पुअर, जिसको इंक्रीज करने की आवश्यकता है। अब एयरपोर्ट की आप बात करें तो हम लोग देवघर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं दरभंगा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, भागलपुर में भी हम लोग सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट बनेगा। बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब रोड कम्युनिकेशन, अब रोड कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, जब तक आपका ये लाइवलीहुड प्रॉपरली रिच नहीं होता है, तब तक कोई भी बिजनेस स्टेक होल्डर अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी तरफ। वो भागेगा, उसको लगेगा इससे बेटर तो हमारा बेंगलोर है, इससे बेटर तो हमारा हैदराबाद है। तो ऑल ओवर इन सारे चीजों को हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जिनका दायित्व उसको करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन की कमी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इतना समस्या सब जगह है। लेकिन इस मामले में निश्चित रूप से भागलपुर पीछे है, और इस भागलपुर में जब तक ये सारी सुविधाओं का एक साथ विकास नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी आईटी सेल वाले, आईटी स्टार्टअप वाले अट्रैक्ट नहीं होंगे। उनकी क्षमता है, और आप इस चीज को जान लीजिए कि भागलपुर में हमको नहीं लगता है कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि इस तरह के सिस्टम को यहाँ सेटअप करे, लेकिन उसके बिना ऑल ओवर डेवलपमेंट भी संभव नहीं है। इस समय लगभग 51 योजना सरकार की चल रही है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, विधवा के लिए, वो एजेड लेडीज के लिए, यंग बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ लिए हैं, या बहुत सारी चीज़ चल रही है। देखते ये हैं कि प्रैक्टिकली लोगों को पता ही नहीं है। बहुत बड़े आपके क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि इसमें से 51 में से किसकी चीज़ का वेट करें। आपके पास कोई प्लान होगा कि जिससे लोग सरकार द्वारा दी हुई जो फैसिलिटी का फायदा उठाएं। आप इसमें मंदिरों का, मस्जिदों का को कैसे अपने फोल्ड में ले करके इससे लोगों को जानकार बना करके उससे सुविधा, उससे फायदा उठाएं। वो फायदा जो कि कोई दूसरा पैसा नहीं लगना, लेकिन सुविधा हमारे समाज के लोगों के लिए है। तो एक प्रत्याशी होने के नाते आप समाज को जागरूक करके सरकार के उन वो जो प्रोग्राम्स का फायदा उठाने के लिए आपके पास क्या प्लान? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि सरकारी जॉब में रहने से अब तो मैं छोड़ चुका हूँ। इसके पहले सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया था, जनसंवाद किया गया, अम्बेडकर समग्र योजना चलाई गई, माइनॉरिटी के लिए प्रस्ताव भेजा गया कि जो जो योजनाएं चल रही हैं सभी लोगों के लिए, क्योंकि सरकार योजना भी बनाती है और फंड भी देती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जमीन पे क्यों नहीं दिखता है।
सिर्फ और सिर्फ ये है कि जागरूकता की कमी है, लोगों का वो विश्वास भी है कि पता नहीं हम कार्यालय में जाएंगे तो मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। कई योजनाएं ऐसी, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जब मैंने प्रभार लिया, हमारे पास एक सप्ताह था, हमको लग रहा था मैं तो गवर्नमेंट ने हमें स्वीकृति भी दे दिया है। मैंने विजिट किया 6 जिला, उस 6 जिला में मैंने रिव्यू किया, तो रिव्यू में हमें पता चला कि फुकानिया को जो पास है 10,000 रुपया सरकार दे रही है, मौलवी पास है 15,000 दे रही है, इंटर पास है फर्स्ट डिवीजन माइनॉरिटी में उसको 15,000 मिल रहा है। जब भागलपुर का हमने रिव्यू किया, लगभग 19 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आधा महीना निकल गया। 600 बच्चों का पिछले साल पड़ा हुआ है, उसके पीछे का 200 बच्चों का पड़ा हुआ है। इस तरह से जब हमने कैलकुलेट किया तो करोड़ों रुपया था जो बिहार के बच्चों को नहीं मिल पाया। तो आप उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमने जितना करना था हमने अपने डिपार्टमेंट को बताया। सेम उसी तरह से आप बता रहे हैं कि तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या अन्य योजनाएं जो भी है, उसका लाभ क्यों नहीं पहुंचता है। जो डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट निश्चित रूप से अगर कार्यालय पे पहुंचे और कार्यालय में संवेदनशील व्यक्ति बैठा उसके लिए, तभी वो काम संभव है। अब आपका ये कहना है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आप तो देख लिए अपने नजर से, फिर इसको कैसे प्लान करेंगे? तो इसका सीधा ये उपाय है कि आपको हर हाल में सरकारी स्तर पर ही कैंप लगवा करके, और इसमें जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें मुखिया है, वार्ड सदस्य है, सरपंच है, पंच है, ये सभी लोग की जब तक पूरी सहभागिता नहीं होगी तो आम लोगों तक पहुंचेगा नहीं। हम सिर्फ खाना पूर्ति अगर करते रहेंगे कि एक शिविर लगा दिया, साहेब आए उद्घाटन कर दिए, 1 घंटा चल गया, बात खत्म है, हम कागज ले रहे हैं। और दूसरी चीज कि आपको रिपीटेशन करना होगा कि जैसे हम शिविर अगर लगा रहे हैं कहीं, तो लगातार एक जगह पे 3 दिन चले। पहला दिन तो लोगों को पता होता है, दूसरे दिन डॉक्यूमेंट लाके जमा करता है, तीसरे दिन उसको बताया जाता है कि आपको करना ही नहीं करना, लेकिन एक दिन में हम लोग समेट के चले जाते हैं। तो ये लैचेज है, इस लैचेज को निश्चित रूप से खत्म करना होगा। उसके लिए जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधि उसको लेके इस दिशा में बढ़ना होगा, तभी ये संभव है। और आज भी हम कहते हैं, और ये मेरा मानना है और हमेशा हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, अन्य चीजों से, अगर सभी लोग पूरी ईमानदारी से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पदाधिकारी, अगर पूरी ईमानदारी से वो काम करेगा तो इसी जमीन पे स्वर्ग। आप इस चीज को जान लीजिए, कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, शिथिलता है, अनभिज्ञता है, जिस कारण से हम लोग इस काम में पीछे हो जाते हैं और हमारा बजट वाला राशि भी वापस हो जाता है। तो इसको सुधार करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। हम फिर आ रहे हैं, हमारे साथ रुके रहिए, फिर हम आ रहे हैं दोबारा, हम किसी मसले पर फिर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर आपके रूबरू हैं। एक बड़ा सवाल है, इस समय हम स्कूल के सिलसिले से, उनके जनप्रतिनिधि से बात हो रही है कि इस समय सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो तो हम आप सबके सामने जग जाने हैं। इसमें हम न किसी स्कूल के टीचर को इल्ज़ाम लगाते हैं, न किसी प्रिंसिपल के। होता क्या है कि सर, स्कूल के बच्चे के माँ बाप इस तरह से जागरूक नहीं है कि वो स्कूल के पीछे पड़े कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, एब्सेंट है, क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा मसला हो गया है कि अब पढ़ाई प्राइवेट एजुकेशन में हर जगह इतना महंगा हो चुका है कि सरकारी स्कूल को अगर हमारा जनप्रतिनिधि अगर उसको ढंग से जागरूक कर दे, उसके माँ बाप को कायदे से, तो सरकारी स्कूल हम लोगों के लिए पैरेलल सिस्टम खूब अच्छा बन सकता है। ठीक है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सरकार ने लगभग, आप किसी हाई स्कूल में आप जाएंगे तो लगभग 18 से 19 शिक्षक पास। आप मिडिल स्कूल में जाएंगे आपको कम से कम 12 से 15 टीचर मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल में आपको कम से कम 10 शिक्षक मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई का स्तर इतना कम है।
मैं बताना चाहता हूं कि जब जब मैंने विद्यालय का इंस्पेक्शन किया, उस विद्यालय में हमने देखा और अलग अलग इलाके का अलग अलग मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं, जहां पे 500 बच्चे नामांकित हैं, मैंने एक दिन 3 तरह के विद्यालयों को चेक किया अपने कार्यकाल में। माइनॉरिटी के स्कूल को 400 बच्चे नामांकित हैं, 55 बच्चे मिले। जब मैं महादलित टोला के स्कूल में गया तो वहां भी लगभग 400 के आसपास बच्चे थे, लेकिन 150 बच्चे उपस्थित थे। लेकिन हम जब थोड़ा एडवांस इलाके में गए, मतलब जहाँ पे कि पिछड़ा वर्ग थे, अन्य जाति के भी लोग थे, वहां पे जब गए तो वहां पे लगभग 50% उपस्थिति थी, मतलब 200 के आसपास, 400 के कैपेसिटी नामांकन। तो ये तो बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना, और दूसरी बात, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो वहां पे उनका शिक्षण का जो कार्य जो हम लोगों ने, सरकार ने शिक्षण बहाल कर दी, तो ये अभिभावकों की अभिरुचि ही साफ बढ़ गई। और मैंने पहले ही बताया था कि व्यवस्था पे वो विश्वास है। हमको ये लगता है कि यहाँ के गार्जियन ये सोचते हैं, आप भी हिंदी स्कूल से पढ़े हैं, मैं भी हिंदी स्कूल से पढ़ा हूँ, बच्चे ये सोचते हैं अभिभावक कि हमारे बच्चे जो जाएंगे तो पता नहीं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे। एक जगह एक स्कूल बड़गामा है, मैं उसको चेक कर रहा था, तो हम बोले भाई इतना बच्चा कम क्यों है, तो बच्चे को बोले तुम इतना लेट क्यों और कम क्यों, तो हम ट्यूशन पढ़ने गए थे 4 साल में। तो सब टीचर को हम बुलाए, सबका क्वालिफिकेशन पूछे, कोई बताया कि हम MSc हैं, कोई बताया हम PhD हैं, कोई बताया कि हम तो MCA किए हुए हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, मतलब जितने लोग थे सभी क्वालिफाइड थे, M.Ed थे, B.Ed थे। तो जब बच्चों से हमने पूछा कि वो आदमी जो ट्यूशन पढ़ाता है वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, तो इंटर पास, तो उसको नौकरी नहीं मिली और इंटर पास। तो हमने शिक्षकों को बोला कि भाई आपके ऊपर वो विश्वास क्यों, वो इंटर पास तुमसे आगे निकल रहा है और तुम इतने पढ़ लिख करके आए हो और सरकार 40 से 50 हजार रुपया सैलरी दे रही है, तो तुम्हारा तो दायित्व है, आप अभिभावक के साथ क्यों नहीं मीटिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए हर सप्ताह पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, जो भी टीचर है। और जो प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था है कि हर क्लास के लिए एक क्लासरूम टीचर होता है, उस क्लासरूम टीचर का दायित्व है कि बच्चे को, जैसे प्राइवेट स्कूल में आप टास्क देते हैं, कहाँ पे बच्चा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, ये व्यवस्था जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तो पेरेंट का डर खत्म नहीं होगा। पेरेंट सिर्फ ये चाहता है कि मेरे बच्चे को खाना मिला कि नहीं मिला, किताब नहीं मिला, उसका कोई हंगामा नहीं है, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, हंगामा नहीं है, अगर खिचड़ी में कुछ निकल जाता है तो हंगामा हो गया, मास्टर साहब चावल कम दे दिए तो हंगामा हो गया। तो हमारा फोकस एजुकेशन से हटता जा रहा है और कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है तो लोगों के दिमाग में लग रहा है कि प्रायोरिटी में ही, जबकि बेसिक चीज ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए और शिक्षा के प्रति कैसे बच्चों को आकर्षित किया जाए। और वैसे अभिभावक जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उनको ये नहीं लगे कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो भोजन के बिना, वहां पे बिना टिफिन के बिना भूखा रह जाएगा, सरकार का ये उद्देश्य, लेकिन उसको अभी तक इसमें करने में विफल है। और परसेंटेज आप देखेंगे स्कूल में तो 50% से ज्यादा उपस्थिति भी नहीं हो रही है, जबकि पूरी शक्ति है इसको। तो इसमें अभिभावक को हम मानते हैं दोषी और टीचर को ही मानते हैं, क्योंकि जो टीचर है और अभिभावक, इस दोनों में जब तक कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं होगा, जब तक म्यूचुअल मीटिंग नहीं होगी बिगड़ी, तब तक इसमें सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय वोटर लिस्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मापदंड कर दिया गया है जिसको फुलफिल करने के लिए BLO हर जगह घूम रहे हैं। मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे बिहार के, आपके क्षेत्र के ढेरों लोग बम्बई, दिल्ली, कहाँ काम करें, उन लोगों के दरमियान पैनिक छा गया है कि वो अगर आके ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है वो शहरी या हिंदुस्तान के निवासी घोषित नहीं किए जा पाए। ठीक है, तो इस सिलसिले से आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में भी यूज़ किया, सब कुछ किया। इस समय जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ख़ास करके गरीब लोगों के पास, जिसके पास झोपड़ी नहीं रहने का, जिसका घर हमेशा अभी बाढ़ में दहा गया, वो क्या बक्सा बचाए कि अपना डॉक्यूमेंट बचाए कि अपना जान बचाए, इस सिलसिले से आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैंने इस पर बिल्कुल बारीकी से नज़र बनाई रखी है। ये जब स्पेशल
समरी रिवीजन स्टार्ट हुआ उस समय मैं सर्विस में ही था और इसी बीच में मैंने सर्विस का परित्याग कर दिया क्योंकि मेरा फोकस अभी नाथनगर विधानसभा पर है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 81% लोगों का ही वेरिफिकेशन हुआ है। आज का मैं डाटा पढ़ा और निश्चित रूप से अब समय कम, आज 16 तारीख हो गए और 25 तारीख तक निष्पादन कर देना है ERO। तो हमारे BLO उसमें जो प्रोविजन है, बहुत लोग अवगत नहीं है या फिर जानकारी का अभाव है कि BLO का दायित्व है कि एक फॉर्म है जो आपका वोटर लिस्ट में नाम है, वो चेकलिस्ट 2 प्रति में निकल रहा है, उसमें कुछ नहीं है, नाम डालना है, आधार संख्या डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और साइन करके आपको दे देना है। BLO ऐप से वो अपलोड कर देगा। अगर बहुत बल्क में आता है तो एक जो ERO है, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उसके कार्यालय में BLO जमा करेगा और ERO नेट से भी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तीसरा चीज है कि अगर आप चाहें एक ऐप है पब्लिक ऐप, उससे भी कोई आदमी उसमें सर्च करके अपने से भी अपलोड वो साइन करके कर सकता है। पहले जो बात हुई थी कि डॉक्यूमेंट्स देना, उस डॉक्यूमेंट देने वाली बात को अभी शिथिल किया गया है। अभी 26 तारीख तक आपको फॉर्म भर के साइन करके दे देना। अब कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है, कोई कलकत्ता में है, तो ये सुविधा है कि आप साइन करके घर के परिवार के सदस्य उसमें दे सकते हैं और आप वहां से मंगा भी लीजिए साइन करके। लेकिन आप हर हाल में इसको 26 तारीख तक निश्चित रूप से, अगर आप जीवित हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, मृत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो हर हाल में आप दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप मान के चलिए कि जब प्रकाशन होगा तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव का भी समय है बिहार में और मैं देख रहा हूँ कुछ ब्लॉक में, कुछ बूथ पर 345 बूथ है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ बूथ पर 81% भी जमा हुआ है, 84% भी हुआ है, लेकिन कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ पे 100% हुआ है। इस संदर्भ में आज मैंने भागलपुर के जिला पदाधिकारी महोदय से ही बात किया है, हमने ADM साहब से ही बात किया है, हमने BDO से ही बात किया है नाथनगर विधानसभा के संदर्भ में, और हमने बताया कि जो लोकेशन है आपका, और हमने बूथ भी कुछ टैग किया कि उसके साथ BLO को और जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, उसको निश्चित रूप से बैठ करके लग जाना चाहिए कि आखिर कौन 20% है। और आप जो बता रहे हैं कि 20% वही गरीब गुरबा लोग हैं जिसको सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है उस पर वोटर ID कार्ड और आधार और जमीन नहीं है, या उसको लग रहा है कि मेरे पास कौन सा पेपर दें, कौन सा पेपर मांग लेगा। तो इस तरह के चीजों में समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरा अपील है आपके माध्यम से डॉक्टर साहब और इस चैनल के माध्यम से कि इस चीज को आप खाना छोड़ दीजिए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए, काम बंद कर दीजिए, दुकान बंद कर लीजिए, लेकिन इस चीज को आप हर हाल में जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उसका वेरिफिकेशन में साइन करके BLO के ऊपर घेर के चढ़ के उसको बैठा के हर हाल में अपलोड आप करा लीजिए। अन्यथा अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ता है तो जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है फ्रेश आपको फिर फॉर्म 6 में अप्लाई करना होगा, जिसमें ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसमें आपकी परेशानी और बढ़ने वाली। तो इस परेशानी से बचना। दिन भर में मस्जिदों में 5 बार अजान हो रही है, माइक से हो रही है और सारे इलाके के लोग सुन रहे हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए कि मस्जिद में अजान देने से पहले ये बात भी बोल दी जाए कि जिन लोगों ने अपना वोटर ID फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर दें, अपनी जरूरियात को किनारे रख करके पहला काम 5 बार बोलेंगे तो क्या समझते हैं कि पूरे इलाके में लोग फॉर्म नहीं भरेंगे? भर सकते हैं। हमारा मस्जिद इसमें बहुत बड़ा रोल अदा, मंदिर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो आप इस से क्या बोलेंगे? क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये सार्वजनिक काम है। आज मैं एक जगह गया भी था, 2 जगह मैंने इस संदर्भ में विजिट किया। बहुत जगह मंदिर में भी माइक लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, रोज सुबह भजन होते हैं। मस्जिद में अजान 5 वक्त का होता है, इमाम साहब अजान देते हैं, लोग खुतबा भी पढ़ते हैं। निश्चित रूप से इसको करना ये हमारा दायित्व है कि जहां पे हम पिछड़ रहे हैं, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ भगवान के नाम को, अल्लाह के नाम को आप याद करते रहिए, आपका धार्मिक दायित्व पूरा हो गया। धार्मिक दायित्व का मतलब है आप मानव सेवा, हल्के खिदमत को भी प्रायोरिटी में आपको लगना
अगर किसी आदमी का नाम वोटर लिस्ट से जुड़ जाता है, आपके मस्जिद में अजान देने के बाद 2 लाइन बोल देने से, मंदिर में आपको 2 लाइन माइक से बोल देने से, तो निश्चित रूप में इस काम में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी मंदिर के, मस्जिद के, मठ के, गुरुद्वारा के प्रबंधक है, निश्चित रूप से उनको अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि उस पे लोगों का दिमाग और दिल ज्यादा रहता है कि मस्जिद से क्या अनाउंस हो रहा है, मंदिर से क्या अनाउंस हो रहा है। जरूर कोई गंभीर बात है, लोग हल्के में नहीं लेता। तो ये कर देने से जो हमारे पास 1 हफ्ते का समय है, जो अन्य मीडिया के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से हो या जिला प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा हो, तो एडिशनली ये मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा के माध्यम से अगर अनाउंस होता है तो निश्चित रूप से जो लोग छूटे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, उसमें जागरूकता आएगी और समय पे वो फॉर्म वेरिफिकेशन बीएलओ के पास सबमिट कर देगा। मैं इस बात से सहमत हूं और इसको निश्चित रूप से करने और कराने की आवश्यकता है। हमारा इस गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी लंबा चल गया, आप हमारे साथ रहे हैं। हम रिया भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इसे कमांडिंग पोजीशन में है, बोर्ड आदमी है और समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं बार बार बोला कि इनका डिसीजन मेरी तरफ से सही है कि ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद अब जनप्रतिनिधि का होने का इन्होंने बेड़ा उठाया है और हम सब लोग हर तरह से इनके साथ हैं। मैं भी कहूँगा कि इनके हर कदम पर जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सभी लोगों को साथ देना चाहिए और इस तरह के कॉम्पिटेंट आदमी जिसको ग्राउंड लेवल से जिसका ताल्लुक बहुत अच्छा है उनको मौका मिलना चाहिए। तो हम न्यूज़ अंग बिहार के जो लोग हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं डॉक्टर ठहरा लेकिन ये मौका दिया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस रेस्टोरेंट में, लेमन बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया और चूंकि मैं सरकार का बड़ा पद छोड़ के आया हूँ राजनीति में और आपने मुझे इस भरोसा दिलाया है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बस दुआ कीजिए हमारे लिए कि नाथनगर में निश्चित रूप से पूरे सेवा भाव से, चाहे वो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग हो, उनके लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहूंगा और उनके विकास के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ये आपने जो लेमन बिस्ट्रो में पहला कार्यक्रम कराया है, ऐसे ही आप कार्यक्रम कराते रहें। और आप तो बिल्कुल जीनियस आदमी है। मैं तो कई जगह में बताता हूँ डॉक्टर साहब कि आप ऑर्थोपेडिक्स के अलावे आपको बड़े बड़े कारोबार का भी इंटरेस्ट है। आपको मैं शुभकामना देता हूं और आप जिस इंटरेस्ट के आदमी, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बन गए, तो आप आईटी सेल का बड़ा स्थापना कीजिए, आईटी बिल्डिंग का। जो सहयोग होगा, जो हम लोग करेंगे तो भागलपुर जिले के लिए और नाथनगर विधानसभा में स्पेशली आप करें ताकि एक बड़ा चीज हो जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए। आखिरी सवाल है जी, बिहार का स्थापना दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है और करोड़ों रुपए इसमें खर्चा किया जाता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था कि उनके सामने ये बात रखी जाए कि जो लोग बिहार के कोई इनोवेशन, कोई डेवलपमेंट, कोई यूनिक काम करे हैं, हिंदुस्तान में करे हों या इंग्लैंड में किए हों, जो बिहार से उनका ताल्लुक रहा हो, उस वो एनुअल फंक्शन में या जो बिहार दिवस में वो अपनी चीज़ों को लाएं। और जिस तरह से नोबेल प्राइज मिलता है उस तरह से बिहार का भी एक नोबेल प्राइज हो जो बिहार के लोगों के इनोवेशन का अवार्ड हो, जिससे प्रोत्साहन मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा। क्या हम भागलपुर के लोगों के या हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या इस तरह का प्रोत्साहन की राशि नहीं रख सकते हैं जिससे हमारे क्षेत्र के लोग आपके जरिए से ये हो, पब्लिक फंडिंग करेगी नो डाउट, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि एक ऐसा आइकॉन की तरह खड़े होगा कि हर क्षेत्र में जो लोग भी इस पोस्ट एमएलए के लिए जो खड़े होंगे या एमपी के लिए, उनकी एक अपनी राशि होगी जो प्रैक्टिकली इनोवेशन का अवार्ड दे। इससे क्या होगा कि हम आप में नकल करने के बजाय कुछ ओरिजिनल काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। हम 2 शब्द इनसे सुनेंगे। देखिए, आपके इंडियन एजुकेशन में आप भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, मैंने भी
पढ़ा है, ट्रेनिंग लिया है, अपने यहाँ पे जो अपने देश में ही कहिए कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ के हम लोग रिसर्च वर्क में जीरो, सीधा किताब में बुक्स में जो चीज़ है, एकेडमिक एजुकेशन लिया, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए कि हमको नौकरी करना, इसके आगे नहीं सोच रहे। आपने बताया कि इनोवेशन, कोई ऐसा इन्वेंशन किया जो कि हमारे जिले का हो, हमारे बिहार का हो, निश्चित रूप से उसको अलग से प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि रिसर्च वर्क जो हमारा पुअर हो गया है, जो विदेश का पेटेंट हम लाते हैं, जितने भी रिसर्च वर्क हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के हो, इंजीनियरिंग के हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट के जो भी रिसर्च वर्क है, वो रिसर्च में काफी हम पीछे होते जा रहे हैं। अभी जितने भी पीएचडी होल्डर हैं पुरानी चीजों को कॉपी करके कहीं से डाल के अपना वो सिर्फ डिग्री ले रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब आप नोबेल प्राइज देंगे या कोई एक ऐसा आईडी देंगे बच्चों को, अपने ही जिले के ले लीजिए आप, बिहार सरकार में मान के चलिए इस प्रस्ताव को भविष्य में रखा भी जाए कि बिहार सरकार इसको मान भी ले कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा इनोवेशन किया, बिहार के रहने वाले हैं, उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए नोबेल प्राइज दें, सांकेतिक अमाउंट ही दें। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्च है, प्रमाण पत्र के लिए वही बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत होता है। तो निश्चित रूप से हम और आप जब बैठेंगे मिलके, तो भागलपुर जिले में अगर इस तरह का कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसे प्रोफेशनल जो कि इनोवेशन किए हों, जो उनका इन्वेंशन, उनका रिसर्च वर्क निश्चित रूप से एक हाई लेवल का हो और दूसरे के लिए रास्ता बने, शिक्षा का मार्ग बने, तो हम लोग एक पैनल बना करके उसको प्रोत्साहित करें। बिहार दिवस के अवसर पर हो या अन्य भागलपुर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर हो, इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस चीज को आप आगे बढ़ाएं, आप आगे रहें, मैं आपके साथ हूँ। जो भी रिसोर्स इकट्ठा करने की बात होगी हम लोग मिलजुल कर करेंगे और इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत